हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का पार्ट 2 है। तो आज हम सबसे पहले थोड़ा सा एक बारी पीछे का हम देख लेते हैं मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग दैम। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी है जो हमें अथॉरिटी के साथ साथ एक कह लीजिए एक्टिविटी वाला परफॉर्मेंस देता है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करता है, इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप। अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग में 1000 बंदा है, सबको काम बांटना है, सबको किस रूप में काम बांटना है, ये हमें कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजिंग बताएगी। तो इसके स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है कि किस व्यक्ति के पास किस तरह का काम जाएगा, और डिवीजन ऑफ वर्क करती है किस व्यक्ति के पास कैसे काम जाएगा और कितना काम जाएगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है जी, डिपार्टमेंट वाइज काम को बांटना है, ऑर्गेनाइजिंग हमें ये बताता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अब ड्यूटीज को असाइन करना है, उस व्यक्ति को देना है जिससे हम जवाबदेही ले सकते हैं, ठीक है जी। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा एक रिलेशनशिप तैयार करना है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें आपने बताना है, और अगर कोई भी टास्क कंप्लीट होता है तो भी आपने हमको रिपोर्ट देनी है। तो ये तो था ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। आगे जो हम करने वाले हैं वो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का टॉपिक है, जो पार्ट 2 जिसके ऊपर है ये वीडियो, जिसके ऊपर है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है जी। केस स्टडीज़ में अभी नहीं करवाऊंगा, आपको जस्ट चैप्टर का ओवरव्यू देखना है कि चैप्टर में क्या हो रहा है, ठीक है जी। केस स्टडीज़ हम अपने एग्ज़ाम्स के नज़दीक करेंगे कि केस स्टडीज़ कैसी आएंगी हमें हर एक चैप्टर में से, बट आपको अभी क्या करना है? आपको चैप्टर्स का ओवरव्यू रखना है दिमाग में, ठीक है जी। चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, किस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, बेटा जितना हो सके रिटर्न किया करो ताकि आपको पेपर में बैठते समय कोई दिक्कत ना आए लिखने में, ठीक है जी। वहाँ पर आपको पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ के साथ नोट्स जो है तैयार करो, नोट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए फिर शुरुआत करते हैं। Organizing structure, it refers to that framework within which all managerial and non-managerial tasks are performed. Organizing structure क्या है? देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कह लीजिए ढांचा है ना, सांचा होता है किसी चीज़ का। ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें सारे मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल टास्क जो हैं परफॉर्म होते हैं, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में क्या है? मैनेजीरियल और नॉन मैनेजीरियल टास्क परफॉर्म करते हैं। ये सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन वर्क एंड साइज ऑफ द एंटरप्राइज। बेसिकली ये हमारा काम किस तरह का है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ऑफिस है वो कितना बड़ा है, यानी कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है हम या एक स्मॉल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। इट इज़ नॉन एज पैटर्न और फॉर्म और डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? एक पैटर्न है, मतलब कि एक तरीका है, एक फॉर्म है, एक डिज़ाइन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कैसे करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या कहना चाहता है इसके बारे में हमें पता लगता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। देखो मैंने डेफिनेशंस आपको पिछली वीडियोस में सिर्फ मैनेजमेंट की करवाई थी। अब ये टॉपिक जो है आपका डिफरेंट हो जाता है बाकी सबसे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा पेपर में। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की आपको डेफिनेशन 101% करनी ही पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग, देखो डेफिनेशन के स्पेलिंग भी देख लो, डेफिनेशन के स्पेलिंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गलत लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज, ठीक है जी। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डील क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, जितने भी टास्क होंगे एंटरप्राइज में, उसको क्या करता है? ये डील करता है। सो नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको इनमें से एक ऑर्गेनाइजिंग टाइप्स नहीं है, ये आप देख लेना, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आपको ये सिलेबस में नहीं है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑल फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट में आपको हर एक काम जो है बांटा होगा। देखो आपको स्क्रीन पर ये तस्वीर भी दिख रही होगी कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी।
फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, डिवीजन प्रोडक्ट जेड, मतलब और कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई फर्म है, उसमें से आप पैंट भी बना रहे हो, शर्ट्स भी बना रहे हो, ठीक है। अब पैंट में कपड़ा अलग यूज़ होता है और शर्ट में कपड़ा अलग यूज़ होता है, तो उसके हमने डिपार्टमेंट बांट दिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, काम जो है ईजी हो जाएगा। देखो अब इसके सब डिपार्टमेंट्स भी दिख जाएंगे। सब डिपार्टमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन ईच डिपार्टमेंट्स, ताकि काम करने में दिक्कत ना हो। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो सब डिपार्टमेंट का मैनेजर ले ले, अगर हमारी हायर अथॉरिटी नहीं बैठी है ना। तो ये तो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी भी कहा जैसे कि दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। एडवांटेजेस देख लेते हैं। प्रमोट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है स्पेशलाइज्ड वे में काम करना है और डिवीजन में काम करना है, ठीक है। मतलब काम को बांटा हुआ है और उसी बंदे को दिया हुआ है जो उस काम का कह लीजिए स्पेशलिस्ट है। एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। जो डुप्लीकेसी होती है, मतलब रिपीट होता रहता है काम, वो नहीं होएगा अब इसमें। मिनिमाइजेस एरर्स एंड मिस्टेक, अब गलतियां कम से कम होंगी, है ना। अब जब अगर हमने किसी बंदे को जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसको हमने काम दे दिया पर्टिकुलर, तो गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि हमें जो रिजल्ट चाहिए हमें वो मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, ठीक है जी। मतलब ये अच्छे से ईजी तरह से समझ नहीं आता हमको। पुअर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहती। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ही बंदे ने कमांड देनी है। देखो हमारे ऊपर क्या था, ऊपर हमने डायग्राम देखो आप, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो लोअर अथॉरिटी होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी, हमें सब डिपार्टमेंट के हेड को बताना है या डिपार्टमेंट के हेड को बताना है। तो ये क्या है, पुअर यूनिटी ऑफ कमांड है कि एक हेड नहीं है, नंबर ऑफ हेड्स आर देयर। पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट इन द वर्कप्लेस, देखो दिक्कत तो आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर हेड नहीं है, ठीक है जी। मान लो हेड की आपस में नहीं बनती, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, जो सिचुएशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू जो बुक में वर्डिंग दी गई है ना। तो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, दिस इज 101% श्योर। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन एक लेना हो अगर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट वी हैव डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल एरिया, कस्टमर ग्रुप एक्सेट्रा। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये बेस करता है किस चीज़ के ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मैंने पीछे एग्जांपल ली थी कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, उसमें आप क्या करते हो, जीन्स भी बनाते हो और आप शर्ट्स भी बनाते हो। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए, है ना। जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या साइज़ ऑफ ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो आपने एग्जांपल देख लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो शूज़ बना रही है, बैग बना रहा है, यूनिफॉर्म बना रही है, बुक्स बना रही है, ठीक है। अब बैग्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, बैग्स क्या है, मार्केटिंग को भी करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। इस तरह से क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, तो हर एक प्रोडक्ट का क्या होगा, अपना अपना काम होगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है जी। काम के ऊपर जिस तरह का काम होगा उस तरह से एक्टिविटी को बांटा गया होगा इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Let's we take advantages first. Separation of strategic and operating control, ठीक है जी। स्ट्रैटेजी जो है हर एक चीज़ की, जैसे कि बैग की स्ट्रैटेजी, बैग कैसे बनाना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, कितने बैग हमें किस जगह पर भेजना है, उसकी स्ट्रैटेजीज अपनी रहेंगी, है ना। एज कम्पेयर टू बुक्स, एज कम्पेयर टू शूज़, एज कम्पेयर टू यूनिफॉर्म, समथिंग एल्स, ठीक है। क्विकर रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मार्केट एनवायरनमेंट, इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो क्विक आता है, ठीक है जी। मिनिमम प्रॉब्लम्स शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हमें इसमें, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट ने अपना काम करना है। अगर शूज़ वाला बैग वाले के पास जाए कि भाई हाँ मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला काम नहीं, बिकॉज बहुत दोनों ही डिफरेंट हैं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट टैलेंट इज़ एनहांस्ड, ठीक है जी। मतलब जो जर्नल मैनेजमेंट है, जो डेवलपमेंट होगी टैलेंट की, वो बढ़ेगी। मतलब शूज़ वाला अपना काम करेगा तो उसका टैलेंट बढ़ेगा। अब वो शूज़ को किस तरह से भी डिज़ाइन दे दे, उसमें मोती लगा दे, ठीक है जी, पॉलिश और काला कर दे, मतलब
बहुत ही सारी वैरायटी आती है ना शूज़ में, और बैग वाला अपने में काम करेगा। मतलब शूज़ वाला बैग वाले के पास नहीं जाता, बैग वाला शूज़ वाले के पास नहीं जा सकता। मतलब समझो बेटा इस एग्जाम्पल को, ठीक है। आपको उस डायग्राम को ध्यान रखना है जो अपने पीछे क्या, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी इस टाइम। डिसएडवांटेजेस वी हैव, कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है जी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रॉ मटेरियल आएगा, अपने वो मैन पावर लेगा, ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे इससे। कैन लीड टू डिसफंक्शनल कंपटीशन अमंग डिविजन्स, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट कंपटीशन होगा। हम मैयर नहीं कर सकते कौन सा डिपार्टमेंट अपने आप में अच्छा कर रहा है, कौन डिपार्टमेंट थोड़ा सा पीछे रह रहा है। डिफरेंसेस इन इमेज एंड क्वालिटी में अकर अक्रॉस डिविजन्स, ठीक है जी। क्या पता हम जो दिखा रहे हो और जो हमारी क्वालिटी हो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, है ना। कैन फोकस ऑन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे समय के लिए कह लीजिए फोकस होता है, लंबे रन के लिए ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पार्ट नहीं करता हमारा। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो पीडीएफ है, कंक्लूजन को स्टार्ट करने से पहले इसका जो पीडीएफ है जो इस वीडियो का, इस लेक्चर का, आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ज्वाइन देयर, ठीक है जी। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या है, पीडीएफ दिख जाएगा इसका, और मैंने स्लाइड शेयर भी डाल दिया है, उसका लिंक भी आपको दिख जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो ये जो आपका जितना भी मटीरियल है बेशक आप इसको प्रिंट करवा के रख लो, ठीक है जी। ऐसे ही आपको लिख के आना पेपर में। मैंने कुछ बाहर की वर्डिंग नहीं डाली है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। मेरी बाकी वीडियोस में भी ऐसा ही है, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में से जो आएगा ही आएगा, और आपको उस मतलब पता लग जाएगा कि हाँ हमें एक क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है वहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे आपके अच्छे मार्क्स आने मेरी गारंटी है, ठीक है जी। मैं पूरी बुक नहीं रीड करवा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो मेन मकसद मेरा क्या है कि आपको क्वेश्चन दिख जाए, मतलब क्वेश्चन पता हो कि किस तरीके से नंबर 1 में क्या चीज़ आएगी, नंबर 2 में क्या चीज़ आएगी, किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नॉट अचीव इट्स गोल, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे अच्छे तरह से। एंड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सोचे हुए हैं, उनको हम एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव करने में असफल हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जो आपका, मैं अगेन बेटा कह रहा हूँ, ठीक है जी, ये जो आपका पूरा एक क्वेश्चन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, आपको ये मैंने एज इट इज़ ही दे दिया। केस स्टडी आ गई इसमें से, केस स्टडीज हम बाद में करेंगे, मैंने आप पीछे वीडियो में बताया, ठीक है जी। आपको ऐसे ही लिख के आना है पेपर में, तो इसके लिए आपको ये वीडियो और ये आपका जो पीडीएफ, बेशक इसको प्रिंट करवा लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी 3 महीने पढ़े हैं, बहुत टाइम होता है 3 महीने। अगर आप अभी भी शिद्दत से पढ़ लेते हो एक चीज़, तो आपकी मेरिट आनी पक्की है, ठीक है जी। हंसना मत कि मैंने क्या कह दिया, बट फिर भी, ठीक है जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।